of the biological or chemical. ओके ठीक है, जल्दी से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो एंजाइम्स क्या था? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शंस को कई हजार गुना बढ़ा देता है। उसके बाद क्या था कि वो काफी हाईली सेलेक्टिव है, सभी सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक के लिए एक। उसके बाद जब हम प्रॉपर्टीज में देखें तो उसका कुछ एक मेन प्रॉपर्टीज क्या था कि प्रोटीनियस इन नेचर है, रेट ऑफ रिएक्शंस को काफी हाई कर देता है। एवरेज मान के चले तो एक जो माइल्ड टेम्परेचर है, माइल्ड पीएच है, उस पे काम करता है, बट एवरेज मान के चले तब ये बात कंडीशंस अप्लाई होती है। बट जब हम एक एक करके बात करें, स्पेसिफिकली बात करें, तो हर किसी एंजाइम्स का एक खास पीएच है, एक खास टेम्परेचर है जिसपे वो सबसे हाईएस्ट वर्क एफिशिएंसी देता है, और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। ओके, तो उसके बाद हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है, यहाँ तक हम पढ़ लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ना बेसिक है ना एसिडिक है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, प्लस माइनस दोनों है इस पे, इसलिए एक दूसरे को ये बैलेंस करके रखता है। वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है तो ऑब्वियस सी बात है अमीनो एसिड टाइप का कुछ होगा। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशंस में आए थे तो 6 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। फर्स्ट था ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, जिसमें क्या हो रहा था? एक रिड्यूस हो रहा था, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा था, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था। दूसरा क्या था? ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में क्या हो रहा था कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप एक जगह से दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा था। तीसरा था हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा था? एक फंक्शनल ग्रुप को टूट रहा था, उसके जगह पे क्या हो रहा था कि वाटर आ रहा था। उसके बाद लास्ट था फोर्थ था हमारा लाइसिस। लाइसिस में क्या है कि एज लाइक हाइड्रोलिसिस ही है, बट यहाँ पे क्या है कि कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, उसके जगह पे क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड लग जा रहा है। लास्ट था फिफ्थ था हमारा आइसोमरेजिस। आइसोमरेजिस में क्या था कि ट्रांसफर हो रहा था, आइसोमेरिक फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा था, कोई बदलाव नहीं हो रहा था। सिस है तो ट्रांस हो गया, डी है तो एल हो गया, तो इस टाइप का आइसोमर्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। और लास्ट है हमारा लाइगेसेस। लाइगेसेस मतलब कुछ भी जुड़ना, जो दो चीज जुड़ रहा हो, कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को रिमूव होके, तो वो जो कैटलाइज कर रहा था एंजाइम, उसको हम लोग लाइगेसेस बोलते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद था फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये भी हम पढ़ चुके थे कि कौन कौन सा फैक्टर कैसे एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फर्स्ट हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? मोस्टली एंजाइम्स पे। जितना ज्यादा एंजाइम्स उतना तेजी के साथ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे कोई रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। मतलब मान लीजिए कि सबस्ट्रेट 1000 है, एंजाइम्स मात्र 50 है, तो क्या हुआ कि जो 50 है, इनिशियली जो 50 है, वो क्या हो जाएगा? तेजी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। उसके बाद 50 के बाद जो एक 51 वाला जो भी बचेगा, तो वो क्या करेगा? वो रिएक्शंस में पार्ट नहीं कर पाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है कितना ज्यादा है या नहीं है, जब तक उसको एंजाइम्स मिलते रहेगा वो हाईली स्पीड के साथ रिएक्शंस में पार्ट करेगा, उसके बाद वो स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा। इसलिए आप ये ग्राफ देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ तक इसको एंजाइम्स मिलते रहा, तो ये क्या हुआ, यहाँ तक में इसको हाईएस्ट दिखाया रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या हुआ कि सैचुरेशन स्टेज पे ये चला गया। कोई दिक्कत? सेकेंड था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एंजाइम्स उतना ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मान लीजिए जितना सबस्ट्रेट था उतना एंजाइम्स रहता, तो ये हमारा रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होता, ये वाला ग्राफ में होता। मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा एंजाइम्स, या सबस्ट्रेट कम भी है एंजाइम ज्यादा है, तो जितना सबस्ट्रेट है उतना वो एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमेशा रिएक्शंस जो है, एंजाइमेटिक रिएक्शन एंजाइम्स पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद है पीएच एंड टेम्परेचर। पीएच एंड टेम्परेचर में क्या है कि इनिशियली इन एवरेज हम देखते हैं तो इनिशियली टेम्परेचर में हर एक का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है, जिसपे वो हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है, सबसे ज्यादा रिएक्शंस देता है, सबसे ज्यादा तेजी के साथ।
तो उसको हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनिशियली जैसे जैसे उस टेम्परेचर के करीब आते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा, उस एक खास टेम्परेचर पे या पीएच पे वो हाईएस्ट एफिशिएंसी देगा। उसके बाद जैसे हम टेम्परेचर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच के बाद हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या पीएच बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारा नैरो होता जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा घटते जाएगा। कोई दिक्कत ये समझने में? नो मैम। उसके बाद है हमारा इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करेगा, हमेशा एडवर्सली कोई भी रिएक्शंस को में पार्ट करेगा। एडवर्सली कहने का मतलब है कि कोई भी रिएक्शंस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। इनहिबिटर्स का ये काम है, कोई भी रिएक्शंस को होने से रोकना। अब रिएक्शंस को रोक रहा है इसका मतलब है नो रिएक्शंस। तो इनहिबिटर जैसे रहेगा तो वो क्या करेगा, हमेशा नेगेटिव वे में कोई भी रिएक्शंस को अफेक्ट करेगा। उसके बाद था हमारा कि अब ये एंजाइम्स कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शंस क्या है। तो एंजाइम्स जो है उसका दो टाइप्स, उसका दो सरफेस है। फर्स्ट एक सरफेस जहां पे जिसको एक्टिव सरफेस बोलते हैं, जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। मान लीजिए ये एक्टिव सरफेस है, यहाँ पे ये आके जुड़ता है, दोनों एक्टिव रहता है, बट एक पार्ट पे जुड़ता है, दूसरे पार्ट पे कैटालाइसिस करता है, दूसरे पार्ट पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। दूसरा वाला ही कैटालाइटिक पोर्शन इंड्यूस करता है सेक्स सबस्ट्रेट में। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जो एंजाइम है, जो भी एंजाइम्स है, इसका दो पार्ट है, हम पढ़ लिए। एक कैटालाइटिक पार्ट है जो उसको रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा, दूसरा बाइंडिंग साइट है जिसपे वो आके बंधेगा या जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए कुछ कंडीशंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम क्या करता है कि अपने में कोई चेंजेस नहीं लाता है या अपने कारण उसके केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस नहीं लाता है। उसको जो बनना था वो बस बना देता है, बस इतना ही इसका काम है और बाकी कोई काम नहीं। माइल्डोज को टूटना है 2 यूनिट ग्लूकोज में तो बस उसको तोड़ने में हेल्प करेगा, बाकी उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करेगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं करेगा। तो ये काम है कैटलिस्ट का, चाहे वो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट रहे या यहाँ पे ये एंजाइम बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करे। कैटलिस्ट का यही काम है कि वो कोई प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं करता, ना खुद में ना बाहर वाले में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी है सबस्ट्रेट आया, माल्टोज आया, एंजाइम्स पे जुटा, तो अब रेट मोड ऑफ क्या होगा कि दोनों जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि दोनों को बाइंडिंग साइट पे जुड़ना है, जुड़ के एक टेम्पररी इंटरमीडिएट्स बनाना है, कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट्स बनाना है। और वो इंटरमीडिएट्स इसलिए बनाना है ताकि फिर उस पे कैटालाइटिक एक्शन कर पाए। तो कैटालाइटिक एक्शन बनने के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आता है और वहां पे क्या करता है कि एक इंटरमीडिएट्स बनाता है। और ये जो इंटरमीडिएट्स है काफी टेम्पररी है। टेम्पररी है इसका मतलब है काफी वीक बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो अब इन दोनों के साथ अगर जुड़ जाता है फिर दोनों अलग ही नहीं होगा, तो फिर उसको जो मेन प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है कि काफी वीक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो काफी वीक बॉन्ड, कोई भी वीक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्टली ये आया, इसके बाइंडिंग साइट से जुड़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कैटालाइटिक साइट है, अब जो जुड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट, और ये काफी वीकली ज्वाइन होता है। और यहाँ पे क्या है कि इस पे जुड़ा और इधर का जो कैटालाइटिक पोर्शन है ये इस पे काम किया और इसको फाइनल प्रोडक्ट बना दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 यूनिट। उसके बाद एज इट इज एंजाइम्स रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इस टाइप से एंजाइम्स काम करता है। उसके बाद दो थ्योरी प्रपोज हुए थे, दो लोगों ने दो नया थ्योरी दिए। फर्स्ट थ्योरी था हमारा लॉकिन की, जो काफी प्रचलित है। तो 1894 में एमिल फिशर नाम का एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो की है वो हमारा सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम्स है वो लॉक है। लॉक मतलब ताला चाबी। तो अब ताला, हर एक ताला के लिए खास चाबी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। हमने प्रॉपर्टीज में भी ये पढ़ा है कि हर एक एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होना चाहिए, कोई भी किसी के साथ रिएक्ट
नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स को तोड़ना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, वहां पे प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स है वो दूसरा है, पेप्सिन ही तोड़ेगा। वहां पे आप सोचेंगे कि एमाइलेज तोड़ेगा, वो वैसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके कंडीशंस अलग है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए मॉडरेट पीएच की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए क्या है कि काफी एसिडिक पीएच की जरूरत पड़ती है, 2 से 3 लगभग इसी टाइप का एसिडिक कंडीशन चाहिए होता है। तो सभी के लिए स्पेसिफिक है, हर चीज के लिए एक ही एंजाइम्स नहीं है, हर एक कंडीशंस के लिए अलग अलग एंजाइम्स है। तो अब यहाँ पे वही बात है कि मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया। तो स्टार्च को अब कौन तोड़ेगा, स्टार्च जैसे ही गया तो स्टार्च के लिए कौन बना है हमारे लिए, अमाइलेज। तो जैसे इसको अमाइलेज मिलेगा तो ये क्या करेगा, उस पर फिट हो जाएगा, रिएक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसको अमाइलेज नहीं मिलके पैप्सिन मिलेगा तो क्या करेगा, जैसे ताला है उसमें कोई भी चाबी लगाएंगे तो नहीं खुलेगा, एक पर्टिकुलर चाबी लगाएंगे तभी जाके खुलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे वही कहा गया है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके लिए भी स्पेसिफिक एंजाइम होना चाहिए, तभी जाके आपका इंजाइमेटिक रिएक्शंस में पार्टीशंस होगा, उसके बाद ही कोई रिएक्शन होगा। अगर वो ताला चाबी गलत है तो वो रिएक्शंस नहीं होगा। कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद सेकेंड थ्योरी आया इंड्यूस फिट मॉडल, जो डैनियल ई ने किया। तो अब ये क्या बोला कि थोड़ा 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 फर्क किया। उसने कहा कि टोटली थोड़ा मॉडिफाई करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, पेप्सिन को एमाइलेज बना दिया, इस टाइप का नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा के लिए चूक रहा है तो उस टाइप में क्या करता है कि थोड़ा चेंजेस वो ला सकता है उसके सरफेस में, और उसकी कंफर्मेशन अपने अनुसार कर सकता है, ठीक है। अब इस कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये क्या है आपका हेमिस्फेयर दिख रहा है, ये एक कोन टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, ये काफी नुकीला है, ये गोल का आधा सरफेस है। लेकिन ये जो हमारा एंजाइम है ये क्या है हमारा, ये बहुत गोल नहीं है, ये तो नुकीला है ठीक है, ये बहुत गोल नहीं है, लेकिन क्या है कि बहुत हद तक दोनों मैच कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये भी नुकीला रहता तो फिर परफॉर्मेशन नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन करना है, टोटली उसको बदलना नहीं है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेशन चेंज करके एक दूसरे पे एडजस्ट कर सकता है। यही इंड्यूस फिट मॉडल का मेन प्रिंसिपल है कि थोड़ा उसको अपने अनुसार ढाल सकता है। तो अब कैसे ढालेगा, तो क्या किया कि इसने कुछ चेंजेस कर दिया और इसको अपने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, देखिए थोड़ा सा इसको काट दिया तो ये आराम से इस पे फिट हो गया। अब जो फिट हो गया तो जो एंजाइम का काम है वीक बॉन्ड के साथ अटैच हो गया, इंटरमीडिएट्स बनाया, इसका कैटालाइटिक पोर्शन इस पे काम किया, 2 प्रोडक्ट्स में निकला। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं कि ये कोन रहता या ये रेक्टेंगल रहता तो ये इंड्यूस फिट करता, नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंज करेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट है हमारा एंजाइम इनहिबिशंस। तो इससे पहले हमने एक इनहिबिटर्स पढ़ा है, इनहिबिटर्स जो कोई भी एंजाइम्स को काम करने से रोक रहा है। अब ये रोकेगा कैसे, इनहिबिशंस के थ्रू रोकेगा। तो जो भी काम करने से रोक रहा है उसको बोलते हैं इनहिबिटर्स, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशंस। कैसे होगा ये, तो ये 2 तरह से होता है, एक कॉम्पिटिटिव तरीके से, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से। कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है एक सामने से आके लड़ता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है कि वो सामने आके नहीं लड़ता है लेकिन उसके जगह को ले लेता है। मान लीजिए 2 सीट है, ठीक है, एक पोस्ट के लिए 2 सीट है, तो उस कंडीशन में 2 चीज हो सकता है, या तो 2 आदमी सामने से लड़े, सॉरी एक पोस्ट है 2 आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है, कहीं एक वैकेंसी आया होगा वहां पे और 2 लोग लड़ रहे हैं, दोनों का काफी करीबी नंबर है, अब दोनों फाइट कर रहे हैं सीट को भी। तो फाइट कौन कौन जीतेगा, पहला कॉम्पिटेटिव वे में दोनों लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन में है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो अब ये जो इनहिबिटर्स है ये किसको प्रतिद्वंदी बना रहा है, सबस्ट्रेट को। तो मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे है ये एंजाइम्स है, ओके,
ये एंजाइम्स का शेप देखिए, और यहाँ पे दो प्रतिद्वंदी हैं, एक ये और एक ये, दोनों का शेप अलग है, लेकिन यहाँ पे जो फिट होना है उसका शेप एक जैसा है, सबस्ट्रेट का भी इनहिबिटर्स का भी। ये भी बात ध्यान रखना है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस में आएगा उसका शेप, चाहे वो इनहिबिटर्स रहे चाहे वो सबस्ट्रेट रहे, उसका शेप वैसा ही होगा जहां पे उसको फिलअप करना है, उसको जैसा फिट होना है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम्स इनहिबिटर्स का शेप एक जैसा, देखिए ये भी इस पे आराम से लग सकता है, ये भी इस पे आराम से लग सकता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के तरह समझते हैं कि मान लीजिए ये एक सीट है, कोई भी एक वैकेंसी है, फार्मासिस्ट का एक वैकेंसी है जिसपे दो फार्मासिस्ट नहीं बोल सकते, एक बढ़िया से पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट और एक वैसे ही फार्मासिस्ट उस सीट को ब्लॉक करना चाहता है। एक अपने टैलेंट पे आएगा, एक क्या है कि पैसा वैसा दे के आना चाहेगा या पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं से डिग्री खरीदा है, उस टाइप का इनहिबिटर्स। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, सबस्ट्रेट इसको हम पढ़ा लिखा मान के चलते हैं, पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है, उसको सारा जानकारी है, टोटल चीज है। तो जब ये इस पोस्ट पे आएगा तो क्या करेगा, कुछ अच्छा करेगा, बेनिफिशियल करेगा, करेगा हाँ या ना? यस मैम। और अगर ये जो नॉन पढ़ा लिखा आदमी है, कहीं से डिग्री उठा के आया है, अगर इसको ये पोस्ट मिल गया तो ये क्या करेगा, इसको तो वैसे ही कोई पढ़ा लिखा है नहीं, इसको पैरासिटामोल के बारे में नहीं पता होगा, दवाई मांगेगा क्या चीज का, वो दवाई देगा क्या चीज का। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये आएगा तो बढ़िया चीज होगा, रिएक्शंस में आ जाएगा, और ये जो नॉन पढ़ा लिखा आदमी आएगा, इनोवेशंस में आएगा, तो उसको कुछ फार्मा का नॉलेज ही नहीं है, वो दवाई क्या देगा, नहीं दे पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर्स है वो सबस्ट्रेट की जगह पे जाके लड़ते हैं, और बहुत बार क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट को पछाड़ के खुद लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एंजाइम्स को तो पता ही नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ देख के रख रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे आएगा तो सबस्ट्रेट को बनना रहता है प्रोडक्ट, लेकिन ये तो है इनहिबिटर्स, इनहिबिटर को कुछ नहीं बनना है। तो क्या है यहाँ पे, कोई रिएक्शंस नहीं होगा, ये बस क्या किया, इसके जगह को ब्लॉक कर दिया, जिससे दूसरा जिसको जरूरत था या जो राइट कैंडिडेट था उसको सीट नहीं मिला, मतलब नो रिएक्शन। कंफ्यूजन कोई? नो मैम। दूसरा क्या है कि नॉन कॉम्पिटिशन, वो सामने से नहीं आता, वो सामने से नहीं आता। तो अब सामने से नहीं आएगा तो क्या करेगा, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, एक सीट है, एक पढ़ा लिखा है और दूसरा नॉन पढ़ा लिखा, वैसे ही कहीं से डिग्री ले आया है। तो अब इसको क्या लग रहा है कि पहले से इसको पता है कि इसके सामने हम नहीं टिक पाएंगे, जहां से भी जो भी चीजें होंगी हम वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना क्या करेगा, जुगाड़ लगाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगा। तो ये क्या करेगा, बोर्ड आदमी से ही मिल लेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं जाके ये टोटल बोर्ड आदमी से मिल लेगा, जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं या ऊपर वाले जो भी हैं उससे मिल लेगा। उसके बाद क्या करेगा, ऊपर मिल लेगा, उसके बाद क्या करेगा, इस सीट को वैकेंट दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा खुद घुस जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए सामने से सीट आया एक, इसको पता है कि मेरा होने वाला नहीं है, ये क्या क्या पैसा दिया और पैसा देके ये सीट को ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हुआ कि सबस्ट्रेट को ये जगह नहीं मिला, तो अब ये जो आया तो क्या हुआ, सेम चीज हुआ, नो रिएक्शन, क्योंकि फिर क्या है, नॉन पढ़ा लिखा आदमी है, उसको कुछ नहीं पता है कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इनहिबिटर्स क्या करता है, ये इसके बाइंडिंग साइट पे नहीं लगता है। जैसे देखिए इन दोनों का शेप एक जैसा नहीं है, यहाँ पे क्या था, दोनों का शेप एक जैसा है क्योंकि इसको बाइंडिंग साइट पे जाके लगना था। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव वे में क्या है कि उसको कोई मतलब नहीं है उस सेट के आगे से आने का, वो क्या करता है, दूसरा रास्ता अपनाता है। तो ये क्या करेगा, इसका जो कैटालाइटिक पोर्शन है, जो फंक्शनल ग्रुप एंजाइम्स पे प्रेजेंट है, कैटालाइसिस करने पे, यानी बोर्ड मेंबर्स, वो क्या किया, उसके साथ जाके मिल गया और उस पे अपना पैसा खर्चा किया। उसके बाद क्या किया, जैसे ही यहाँ पे जाके लग जाता है उसके फंक्शनल ग्रुप पे, तो वो क्या किया, यहाँ लगा तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसमें वो कुछ चेंजेस कर देता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस कर दिया। अब ये जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस कर दिया, मान लीजिए ये अभी क्या है, कोन टाइप का है, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको गोल कर दिया। जैसे ही गोल करेगा तो सबस्ट्रेट इसको
खोज नहीं पाएगा, क्योंकि इसको लगने के लिए तो कोनिकल होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद ये कितना भी फिट होने का कोशिश करेगा, या इंड्यूस फिट का भी थ्योरी लगाएगा, तो वो दोनों थ्योरी से इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, नो रिएक्शन हुआ। ये बात समझ में आई सभी को? कोई एक जिनको कंफ्यूजन हो? कोई क्वेश्चन इसमें? नो मैम। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद कुछ एक नोट्स हैं। को फैक्टर किसको बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप किसको बोलते हैं, कोएंजाइम्स किसको बोलते हैं। तो को फैक्टर क्या है कि एंजाइम्स को भी हेल्प करने के लिए बहुत कुछ रहते हैं। एंजाइम्स को भी हेल्प करने के लिए बहुत, हम लोग मेटाबॉलिज्म में पढ़े थे कि बहुत सारे चीज आते हैं एंजाइम्स को हेल्प करने। कभी कोई मेटल आयन आ गया, कभी कोई क्या बोलते हैं एटीपी वाला करेंसी आ गया, एनएडी एटीपी इस टाइप का आ गया। तो और भी बहुत बार कुछ उसमें वहां पे रहते हैं। तो फर्स्टली है हमारा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है कि साथ वाला कोई फैक्टर। तो साथ वाला कोई फैक्टर अगर नाम अलग दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फैक्टर है वो एंजाइम नहीं है, उसके साथ मिलके काम कर रहा है, एंजाइम्स नहीं है। एंजाइम्स क्या है, हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन नहीं है, एंजाइम नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है जो प्रोटीनियस इन नेचर नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, विटामिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोफैक्टर क्या है कि वैसे फैक्टर्स जो प्रोटीनियस इन नेचर नहीं है और एंजाइम के साथ रहते हैं, एंजाइम्स को फंक्शन होने के लिए जरूरत उस चीज का है और वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स। ये जो है आपके कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सब आपको 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है। 2 नंबर में मान लीजिए लिख दिया, या फिर लिख दिया कि कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं। कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स में कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहता है कि क्या कंफ्यूजन रहता है, दोनों का नाम एक जैसा दिखता है, कोफैक्टर्स भी कोएंजाइम्स भी। तो ये जो कोएंजाइम्स है ये पार्ट है कोफैक्टर्स का ही, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी पार्ट है कोफैक्टर्स का ही, ये दोनों पार्ट है कोफैक्टर्स का ही, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन, टोटल चीज। लेकिन अब अलग क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि कोफैक्टर ही है बट एंजाइम के साथ वो हमेशा लगा रहता है। ठीक है, हमेशा थ्रू आउट, रिएक्शन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, हमेशा वो उसके साथ ही लगा रहता है। लेकिन कोएंजाइम्स क्या है कि जब जब एंजाइम को कैटालाइसिस प्रोसेस में जाना है तभी वो उसके साथ लगेगा, उसके बाद वो उसके साथ नहीं लगेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम बहुत सारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कहीं से NAD+ आ रहा है जो फिर बन रहा है NADH इस टाइप का, या ATP है तो ADP बन रहा है। तो ये सब कोई एंजाइम्स है, ये उस वक्त आते हैं जब एंजाइम्स को जरूरत है कुछ एक फैक्टर्स का, तो वो क्या है कि थ्रू आउट नहीं लगती, जब जरूरत है तब आया, उसको हेल्प किया, फिर चला गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वैसे को फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं को एंजाइम। कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद आता है मेटल साइंस। ये नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है कि मेटालिक इन नेचर है, मेटल्स है ये, और ये आयन फॉर्म में आता है और को फैक्टर का रोल निभाता है। एंजाइम्स को जब भी जरूरत है तो ये उसके रूप में आता है। तो मान लीजिए मेटल आयंस क्या हो गया, अब फोटोसिंथेसिस में काम आना है तो मैंगनीज आ गया, जिंक आ गया। तो जब जो चीज का जरूरत है, मेटल टाइप का कोई भी चीज का जरूरत है तो उसको हम लोग मेटल आयंस बोलते हैं। उसके बाद है एपोएंजाइम्स। एपोएंजाइम्स क्या है कि एंजाइम्स विदाउट कोफैक्टर। जैसे कोई भी एंजाइम्स है, एक एंजाइम्स है, ठीक है, उसके बाद उसके साथ कोफैक्टर अगर साथ में लगा है उसको हम लोग बोलते हैं हेलो एंजाइम्स। एंजाइम्स प्लस कोफैक्टर हेलो एंजाइम्स बोलते हैं। अगर एंजाइम सिर्फ एंजाइम्स है विदाउट कोफैक्टर है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोएंजाइम्स। ठीक है, कोई दिक्कत?
ये नाम है, पर्टिकुलर नाम है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन की नहीं को? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस में कि इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स का एक वैरायटी है, काफी रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में तो है ही। टोटल अगर आर्टिफिशियली भी नहीं देखेंगे तो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सारे वो सारे क्या है कि एक छोटा सा भी चीज जो भी टूट रहा है वो ड्यू टू एंजाइम्स हो रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के लिए, या फिर डिसऑर्डर्स के लिए कोई एक, या फिर रिसर्च पर्पसेस के लिए एंजाइम्स का बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है। तो अब मान लीजिए क्या है कि सिंपल शुगर से बाहर में कुछ चीज बनना है, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ना रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ना रहेगा बाहर में। तो एमाइलेज है, लैक्टेजेस है, सेलुलोजेस है, इस टाइप के एंजाइम्स काम आते हैं। जो फ्रूट जूस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में क्या है कि पैक्टिनेसेस का यूज किया जाता है, ताकि जो हार्ड पैक्टिन है, जो भी फ्रूट्स का हार्ड पैक्टिन है, उसको आसानी से तोड़ा जा सके, जिससे कि जूस आसानी से कोई भी फ्रूट से निकला जा सके। उसके बाद क्या है कि लाइपेज है, जो क्या करता है कि फैटी एसिड्स को, कौन नहीं है, उसके बाद क्या है कि लाइपेजेस है। लाइपेजेस का मेनली क्या होता है कि एज अ सर्फेक्टेंट काम करता है। सर्फेक्टेंट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्टेन को रिमूव करने में काम करता है। मान लीजिए ग्रीस है, ऑयल है, बटर है, इस टाइप का कोई भी लिपिड्स है, लिपिड टाइप का पोर्शन जो भी है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके स्टेन को हटाता है। उसके बाद बहुत सारे डिटर्जेंट्स, वॉशिंग सोप इस टाइप में यूज होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। यूरोकाइनेज है, जो कार्डिक डिजीज में यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लॉट्स को हटाने के लिए काम करते हैं। एमिनो एसिड्स बनाना हो, जो भी एल एमिनो एसिड्स बनाना हो, डी एमिनो एसिड्स बनाना हो, बहुत सारे चीज बनाना हो, पेनिसिलिन बनाना हो, बहुत सारी दवाइयां बनाना हो, उसमें इंडस्ट्रियल पर्पसेस में बहुत सारे एंजाइम्स का जरूरत होता है। ये सिग्निफिकेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ एक एंजाइम्स का नाम आप याद कर लीजिए कि कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ काम कर रहा है। उसके अलावा क्या है, क्लिनिकल पर्पसेस में देखें आप, हॉस्पिटल टाइप में या पैथोलॉजी टाइप में, तो वहां पे बहुत सारे, जैसे हमारे क्या होता है, कभी कभी इंजाइमेटिक हमारा डीनेचर हो जाता है बॉडी का, बुखार लग गया, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से डाइजिन वाइजिन खाते हैं इस टाइप का। तो वो क्या है, एंजाइम एंजाइम है, ड्रग डिलीवरी में काम करता है। बहुत सारे लिपोप्रोटीन टाइप का एंजाइम्स बनाया जाता है, जो ड्रग डिलीवरी में काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को असिस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ा है कि बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। उसके बाद एंजाइमेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी एंजाइम्स है। मान लीजिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स बन ही नहीं रहा है, तो हमको आर्टिफिशियली एंजाइम्स की जरूरत है, तो फिर वहां पे क्लिनिकल एप्लीकेशंस होता है। ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स का है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का नाम दिया गया है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद फूड इंडस्ट्री में जब हम देखते हैं तो कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग, टैनिंग करने के लिए होता है, टेंडराइजिंग करने के लिए, मीट सबको टेंडराइजिंग करने के लिए होता है। क्या करते हैं कि वहां पे जो मीट को क्या बोलते हैं, उसको पैक्ड करते हैं, पैक करके जहाँ बेचते हैं, अभी पता नहीं यहाँ बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, आई एम प्योर वेजिटेरियन इसलिए हमको इसमें ज्यादा पता नहीं। तो जो वो पैक्ड मीट या बीफ बेचते हैं, तो उसको क्या है कि वो काफी कठोर हो जाएगा, क्योंकि किसी जानवर को आप मार दीजिए तो क्या होता है कि वो कुछ देर में उसके पूरे क्या बोलते हैं, सेल्स सब खराब होने लग जाते हैं, तो इसके क्या होता है, वो काफी कड़ा होने लग जाता है। तो अब वहां पे क्या हो गया कि उसको पैक कर दिया, तो वो पत्थर बन जाएगा कुछ दिन में, लेकिन इसको तो बहुत दिन चलाना है। तो वहां पे क्या करते हैं कि उसको एंजाइम प्रोसेस से डाला जाता है, उसमें एंजाइम डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट ही रहता है। उसके बाद चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना हो, बियर का मैन्युफैक्चर करना हो, तो वहां सब पे एंजाइम्स का बहुत ज्यादा रोल है। उसके बाद क्या है कि ये सब फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। उसके बाद लास्ट है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को देखना होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा
इंजाइमेटिक रिएक्शंस में हम लोग देते हैं। वहां पे देखते हैं कि जैसे अभी जस्ट अल्फा अमाइलेज इनहिबिशन करके आए, तो वहां पे क्या है कि माइल्टोज अल्फा अमाइलेज एक दूसरे को कोई भी एक सब्सटेंस जो हमारा सैंपल है उसको कोई एक स्टैंडर्ड के साथ मिला के देखते हैं कि यहाँ पे ये अल्फा अमाइलेज को डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर डाइजेस्ट कर रहा है तभी ये एनिमल्स में हम दे सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं डाइजेस्ट करेगा तो फिर एनिमल उसको कैसे डाइजेस्ट करेगा। तो ये सब जो एक्टिविटी है, जो भी रिसर्च पर्पसेस के लिए एक्टिविटी है और भी बहुत सारे एक्टिविटी है, वहां पे हम लोग ये सब चीज देखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है किन्हीं को तो बताइए।